डेविल से शादी। तुम कहो तो मैं अभी ही वापस आ जाता हूँ, रियान ने फ्लर्ट करने के अंदाज में कहा। जी नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना शो करो, उसके बाद ही यहाँ आना, वरना यहाँ आपके लिए नो एंट्री, मीता ने कहा। रियान यह सुन के हंसते हुए कहा, अच्छा जी, नो एंट्री। अगर मैं सामने आ जाऊँ तो क्या खुद को मेरे पास आने से रोक लेगी? जी हाँ, मैं रोक लूँगी। इसीलिए तुम अपना सोचो, तुम खुद को कैसे रोकोगे? इसीलिए बोल रही हूँ, अच्छे से सो करके आना, वरना मत आना। मीता ये बोल के फ़ोन रख देती है। अब आगे मीता रियान से बात करते हुए अपने रूम में आ गई थी। जब वो फ़ोन रखती है तो तभी उसकी आंख से एक आंसू उसके गाल पर गिरता है और वो खुद से बोली, जल्दी आ जाओ रियान। वहीं निमी अपने रूम में जाती है और देखती है कि अंश अपनी फाइलों में खोया हुआ है। यह देख निमी उसे डिस्टर्ब नहीं करती है और अपनी नाइट ड्रेस लेकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद निमी चेंज करके आती हुई बोली, अंश, आप डिनर करने नीचे जाएंगे? निमी की आवाज़ सुनकर अंश अपने फाइल में ही रहते हुए बोला, मुझे अभी काम है, मैं रूम में ही डिनर कर लूँगा। ये सुन निमी अंश के पास जाकर बैठते हुए बोली, मुझे लगता है कि आपको नीचे चल के डिनर करना चाहिए, क्योंकि आज का डिनर आदि बना रहा है। ये बोल निमी हंसने लगती है। अंश निमी को देख के बोला, फिर तो मुझे बाहर से ही खाना ऑर्डर करना चाहिए। निमी को नहीं लगा था कि अंश ऐसा कुछ रिप्लाई करेगा, इसीलिए निमी हंसते हुए बोली, बेचारे आदि को पता चलेगा कि आपने ये बोला है तो उसे सच में बहुत बुरा लगेगा। अंश निमी को हंसता हुआ देखता है। उसे अपनी पूरी जिंदगी में एक यही चीज़ थी जो बहुत सुकून देती थी, निमी का हंसता हुआ चेहरा। अंश अपने हाथ आगे करके निमी को अपने करीब खींचते हुए बोला, मेरे पास रात के डिनर के लिए एक और अच्छा आइडिया है। अंश की बात सुन के निमी कन्फ्यूज होके उसे देखने लगती है और अंश की बातों का मतलब समझने की कोशिश करती है। जैसे ही निमी को अंश की बातों का मतलब समझ में आता है, वो शर्माते हुए बोली, अंश आप। निमी के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं और अंश उसे किस करने लगता है। निमी को जब किस का एहसास होता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अंश के किस को रिस्पॉन्स करने लगती है। कुछ देर बाद अंश उसे छोड़ता है और फिर निमी के गर्दन को किस करने लगता है। निमी भी उसके साथ मदहोश होती जा रही थी और उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी कि तभी अंश उसे छोड़ते हुए बोला, चलो चल के डिनर करते हैं। अंश की इस हरकत पे निमी उसे घूर के देखती है तो अंश निमी के कान के पास जाके बोला, ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? डिनर में मुझे खाने का मन है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मुझे ताज़ा चर्बी वाला मांस खाने की आदत नहीं है, निमी ने कहा और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अंश हंसते हुए उसे देखता है और फिर अपनी फाइल को बंद करके वो भी नीचे डिनर के लिए चला जाता है। सभी लोग अंश को देख के खुश हो जाते हैं। तभी आदि किचन में खराब हालत में बाहर आता है और वहीं सोफे पे लेट के बोला, हाय, ये बहुत थका देने वाला काम है। मॉम, आप कैसे कर लेती हो? ये थका देने वाला है? जी नहीं, अभी हम जो करेंगे बिना चबाए तुम्हारे खाने को निगलने वाला सबसे बड़ा थकाने वाला काम है, मीता ने आदि का मजाक उड़ाते हुए कहा। मीता की बात पे आदि का मुंह बन जाता है और वैसे ही हुआ। तुम मुझसे जलती हो, ये बात तो मुझे 5 साल की उम्र में ही पता चल चुकी थी, जब मेरी फेवरेट कार तोड़ी थी तुमने। ओह हेलो, शुरुआत किसने की थी लड़ाई की? पहले खुद आए थे मेरे साथ लड़ने के लिए और जब हार गए तो मेरी ड्रेस खराब कर दी थी, मीता ने भी गुस्से से कहा। जी नहीं, सच तो ये है कि वो तुम थी
जिसने मुझे गुस्सा दिलाया था मेरा फेवरेट कार्टून चैनल चेंज करके। कितनी प्यार से मैं अपना टॉम एंड जेरी देख रहा था और तुम्हें पता नहीं कौन सा शो देखना था, आदि ने कहा। हाँ तो मुझे छोटा भीम देखना था, और वैसे भी मुझे अच्छे से याद है कि वो मेरा टीवी देखने का टाइम था और तू सिर्फ एक मौका ढूंढ रहा था मुझसे लड़ाई करने का, और मेरे हाथ से रिमोट छीन के अपना चैनल लगा लिया था। सच तो ये है मैं बहुत प्यार से टीवी देख रही थी। वो तुम थे जो जानबूझकर मेरे पास लड़ाई करने आए थे, क्योंकि मैंने तेरी शिकायत टीचर जी से कर दी थी जब तू होमवर्क करके नहीं गया था, मीता ने कहा। मीता और आदि लड़ते हुए एक दूसरे के सामने आ गए थे और वहीं सभी लोग उन्हें बच्चों की तरह अपने बचपन की बातों पर लड़ाई करते हुए देख रहे थे। काव्या जी तंग आके बोली, लगता है ये दोनों पूरी जिंदगी ऐसे ही लड़ने वाले हैं। इतनी पुरानी बातें किसको याद रहती है। ये सुन के राघव जी हंसने लगे। अंश भी खड़ा होके बस उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि अभी एक दूसरे के बाल पकड़ के लड़ने लगेंगे। तभी आदि मीता को गुस्से से बोला, होमवर्क से याद आया, तूने कितनी बार मुझे उल्लू बना के अपना काम करवाया था, और जब मैं उसके बदले में कैंडी मांगता तो तू कभी नहीं देती और बोलती कि मैंने तो पहले ही खा लिया है। हाँ तो तू उल्लू है ही, तो तुझे उल्लू बना के मैंने कौन सा नया काम कर लिया, मीता ने कहा। अपने लिए फिर से उल्लू शब्द सुन के आदि को गुस्सा आता है और वो अपने पास पड़ा हुआ तकिया उठा के मीता पर फेंक देता है। बस फिर क्या था, दोनों भाई बहन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। बस तभी एक रोबदार आवाज़ जो अंश की होती है वो उन दोनों के कानों में पड़ती है और दोनों अपनी लड़ाई भूल जाते हैं। अंश जो कब से शांति से खड़ा होके लड़ाई के शांत होने का वेट कर रहा होता है, जब वो देखता है कि लड़ाई शांत होने की जगह और बढ़ गई है तो फिर उसे ही बीच में बोलना पड़ता है। अंश उन दोनों को घूर के देखते हुए बोला, ये कोई वक्त है लड़ाई करने का, और वो भी इतनी पुरानी बातों पर। अब दोनों चुपचाप जाके खाना खाओ। अंश की बात सुन के दोनों शांत हो जाते हैं और अपना खाना खाने टेबल पर बैठ जाते हैं। सारी डिशेस डाइनिंग टेबल पर लग जाती है और सभी उन डिशेस को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रही होती है। डिश को देख के पंकज बोला, ये दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, तुमने खाना बनाना कब सीखा? पंकज की बात पर आदि प्राउड सा फेस लिए बोला, जीजू सीखने की उम्र थोड़ी ना होती है, जब दिल करे सीख लो, और आज के ज़माने में तो कुछ भी सीखना और भी ज़्यादा आसान है। बस फ़ोन पर यूट्यूब खोलो और कुछ भी सीख लो। वेल, मुझे पता नहीं क्यों दाल में कुछ काला लग रहा है, माला ने शक भरी नज़रों से कहा। दी, दाल में कुछ काला नहीं, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है, निमी ने कहा। उन दोनों की बात पर आदि थोड़ा घबराते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो आप दोनों? काली? कोई काला नहीं है। और निमी, तुम्हें दाल काली इसलिए दिख रही है क्योंकि ये काली दाल ही है। I mean, दाल मखानी है, ये तो काली होगी ही ना। अरे तुम सभी क्यों बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? उसने कहा ना कि ये सारा खाना उसने खुद बनाया है, तो बनाया होगा, वो झूठ क्यों बोलेगा। अब सभी खाना खाओ, दादी जी ने सभी को डांटते हुए कहा। अपनी दादी को खुद का साइड लेता हुआ देख आदि खुश हो जाता है और अपने हाथ से दादी के प्लेट में खाना डालने लगता है। मीता निमी के कान के पास जाके बोली, निमी, ये गंगा में भी उतर के कहेगा ना कि ये खाना इसने बनाया है, तो भी इसका यकीन न करूं। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन हम प्रूफ कहाँ से लाएंगे? निमी ने कहा। किचन में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, मैं आती हूँ, मीता ने कहा और वहाँ से जाने के लिए अपनी चेयर से उठी। तभी दादी जी ने कहा, अरे तू कहाँ चली?
पूरा खाना प्लेट में ही है। वो दादी, मैं बस अभी आ रही हूँ, मीता ने कहा। नहीं, खाने के बीच में नहीं जाते हैं, अन्न का अपमान होता है, चल बैठ के खा, दादी ने डांटते हुए कहा। तो मीता को चुपचाप बैठ के खाना ही पड़ता है। सभी लोग आज आदि से बहुत खुश थे कि उसने इतना अच्छा खाना बनाया है। खाना सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बहुत टेस्टी था। मीता सभी से जल्दी खाना खा लेती है और वहाँ से उठ के किचन की तरफ जाती है और वहाँ पे जाके कुछ ढूंढने लगती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तभी मीता की नज़र डस्टबिन में जाती है और फिर उसे कुछ मिलता है, जिसे देख उसके होठों पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। लिविंग हॉल में सभी लोग आदि की खाने की तारीफ किए जा रहे थे। किसी को भी यह नहीं लगा था कि आदि इतना अच्छा खाना बनाता है। तभी मीता आके बोली, हाँ आदि, हमें भी बताओ, ये टैलेंट तेरे में कहाँ से आया? ये सब बच्चों का खेल नहीं है, आदि मीता का मजाक उड़ाते हुए बोला। सही कहा तूने, ये बच्चों का खेल थोड़ी ना है, तभी तो तुमने इतनी सफाई से बाहर से खाना ऑर्डर किया और किसी को पता भी नहीं चला। मीता के मुंह से ये बात सुनकर आदि को एक शौक लगता है। वो सभी घर वाले भी उसे देखने लगते हैं। तभी दादी जी बोली, मीता, तू फिर से इस बच्चे के पीछे पड़ गई है। दादी, मैं सच कह रही हूँ, और अभी तो मेरे पास सबूत भी है। ये देखिए खाने का बिल जो हरिया ने मंगवाया था। और फिर भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप सेब से पूछ लीजिए, जो इसके झूठ में बराबर के साथ है, मीता ने अपनी सफाई देते हुए कहा। मीता की बात पर राघव जी ने आदि को घूरकर देखते हुए पूछा, क्या मीता सही बोल रही है? डैड, वो आदि ने बस इतना ही कहा था कि तभी दादी जी बोली, क्या वो लगा रखा है? सच सच बता। सभी के घुलती हुई नज़र को देख के आदि भोली सी शक्ल बना के बोला, मेरा तो बहुत मन था कि मैं खुद अपने हाथों से आप सभी के लिए खाना बनाऊं, पर सारा खाना जल गया। अब मैं जला हुआ खाना तो नहीं खिला सकता था और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था कि मैं दोबारा खाना बनाऊं, इसलिए मैंने खाना ऑर्डर करके मंगवा लिया। आई एम सॉरी। आदि की बात पर सभी लोगों को हंसी आ जाती है, क्योंकि इस वक्त वो किसी 5 साल के बच्चे की तरह मासूम लग रहा होता है, जिसकी गलती पकड़ी गई हो। तभी निमी बोली, और सभी मुझे बोल रहे थे कि सिर्फ मुझे अटैक आता है ऐसा। अब देखिए इसको, कम से कम मेरा बनाया हुआ खाना मेरे तो होता है। हाँ, बस हेल्प पूरा घर करता है, लेकिन हाँ, रेसिपी तेरी होती है। निमी की बात पे मीता ने तपाक से बोला, पर आदि तुम्हें ये करने की ज़रूरत क्या थी? अगर तुम्हें खाना बनाना ही था तो सेब की हेल्प ले लेते, काव्या जी ने कहा। काव्या जी की बात पर आदि थोड़ा इमोशनल होते हुए बोला, मॉम, पिछले कुछ दिनों से मैंने आप सभी को बहुत हेल्प किया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी से माफ़ी मांगूं और कुछ अच्छा करूं। बस इसीलिए मैंने ये किया, लेकिन उसमें भी फेल हो गया। आदि के मुंह से ये सब सुन के सभी लोग थोड़ा इमोशनल होते हैं, क्योंकि ये बात सच थी कि पिछले कुछ दिन उसके परिवार पे थोड़े भारी थे और आदि की हालत देख सबको बहुत बुरा लग रहा था। पर आज जब सबने आदि को एक नई जोश और उत्साह के साथ देखा तो सबको बहुत अच्छा लगा। आदि की बात पर माला ने कहा, हाँ, तो माफ़ी के चक्कर में तुमने हम सबका पेट खराब करने का प्लान कर लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि खाना जल गया, वरना पता नहीं तुम क्या खिला देते। माला की बात काफ़ी थी सबको हंसाने के लिए। दी, आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं आपको एक दिन अच्छा खाना अपने हाथों से बना के खिलाऊंगा, आप देखना, आदि ने कहा। अंश अपने रूम में खाना खाने के बाद ही आ गया था। उसने जब खाना खाया था तभी उसे पता चल गया था कि ये खाना आदि ने नहीं बनाया है। वैसे भी मित्तल हाउस में कब कौन आता है,
इन सभी का अपडेट अंश के पास आ जाता है। इसलिए उसे ये पता चल गया था कि बाहर से खाना आया है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खा के ऊपर रूम में चला आया। कुछ ही देर में निमी भी आ जाती है। वो सीधे अंश को गले लगाते हुए बोली, मुझे सोना है। तो सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है, अंश ने कहा। नहीं, मुझे आपके साथ ही सोना है, आप अपना काम कल कीजिएगा, निमी ने जिद करते हुए कहा। तो अंश ने हार मान ली और निमी को गोद में लेके बेड पर चला गया। बेड पर आते ही निमी अंश के ऊपर आके उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर किस करने के बाद अंश उसे बोला, तुम्हें तो सोना था। हाँ, तो मैं अपने पति को सोने से पहले किस नहीं कर सकती हूँ क्या? निमी ने कहा। बिल्कुल कर सकती हो, बल्कि तुम कुछ और भी कर सकती हो, अंश ने शरारत से कहा। मतलब? निमी ने अनजान बनते हुए कहा। अभी बताता हूँ। अंश ये बोल के निमी को अपने नीचे किया और फिर उसे किस करने लगा। धीरे धीरे दोनों ही प्यार के आगोश में चले जाते हैं। निमी अपनी सारी चिंता छोड़ के अंश को प्यार कर रही थी। कुछ घंटे बाद दोनों ही सो जाते हैं और रात की खामोशी में दोनों की सांसें रूम की हवा में घुल सी जाती है। ऐसे ही एक दिन और शांति से बीत जाता है और दिवाली का दिन आ जाता है। मिता सुबह सुबह अच्छे से रेडी होकर नीचे आते हुए बोली, आज दिवाली है और आदि अभी तक सो रहा है, तो तुम उठा देती उसे, काव्या जी ने जवाब दिया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुंभकर्ण उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरा तो मन हो रहा है उसके ऊपर बाल्टी भर के पानी डाल दूं, मिता ने गुस्से से कहा। तभी वहाँ पर राघव जी आते हैं। राघव जी को ऐसे आते देख काव्या जी बोली, आप भाई दूज पे जीजी के पास गए थे और ऐसे ही आ गए। राघव जी उन्हें देख के बोले, वो घर पर नहीं थी। अच्छा, पर उन्होंने आपका तिलक भी नहीं किया, कहीं बाहर गई थी क्या? लगता है पिछली बार जो हुआ उस बात से अभी तक गुस्सा है, काव्या जी ने कहा। अरे तुम भी ना काव्या, कौन सी बात लेके बैठ गई? तुम आदि को जाकर देखो, वो अभी तक उठा नहीं है, राघव जी ने बात को बदलते हुए कहा। वो नहीं चाहते थे कि आज के दिन किसी को कुछ पता चले और सभी का मन खराब हो। हाँ, मैं देखती हूँ, ये बोल काव्या आदि के रूम की तरफ चली जाती है। वहीं अंश अपने रूम में रेडी होता है तो निमी उसे पीछे से गले लगाते हुए बोली, आज आपको कोई ट्रेडिशनल कपड़े पहनने चाहिए और आप अपना बिजनेस सूट पहनकर रेडी हो गए। क्योंकि मुझे टीका लगवाने के बाद ऑफिस जाना है, अंश ने जवाब दिया। ये कौन सी बात हुई, आज के दिन भी ऑफिस जाना है? आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, बल्कि आज हम सभी कहीं घूमने जाएंगे, निमी ने कहा। अंश ने एक बार फिर से हार मानते हुए कहा, ठीक है बाबा। ये सुनते ही निमी खुश हो जाती है और अंश के लिए कुर्ता निकाल के बोली, ये पहनिए। अंश देखता है कि निमी ने उसके लिए एक डार्क ब्लू कलर का कुर्ता निकाला है। अंश उसके हाथ से वो कुर्ता लेके चेंज करने चला जाता है। इधर काव्या जी आदि को उठाते हुए उसे डांट रही होती है और साथ ही उसके कपड़े निकाल के उसे देते हुए बोली, ये पकड़ो अपने कपड़े। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तुम सभी कब बड़े होगे। लगता है कि पूरी जिंदगी ही लड़ाई करने वाले हैं। कभी कभी तुम सभी की हरकतों से तंग आ जाती हूँ मैं। मोम, बस भी करो, सुबह सुबह कोई बच्चे को ऐसे डांटता है क्या? आदि ने मासूम शक्ल बना के बोला। तो सुबह सुबह कोई अच्छा काम भी कर लिया करो, काव्या जी ने कहा। फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, अब जाओ और जाके रेडी हो जाओ। ये सुनकर आदि जल्दी से काव्या जी के हाथ से कपड़े लेकर बाथरूम में भागता है। काव्या जी वापस लिविंग रूम में जाती है और देखती है कि माला पूजा की थाली रेडी कर रही होती है। थोड़ी देर में अंश और आदि दोनों नीचे जाते हैं
साथ ही निमी भी आती है, जिसने आज ब्लू कलर की ही साड़ी पहनी थी। माला एक एक करके दोनों को तिलक लगाती है और उसके लिए मंगल कामना करती है। फिर मिता भी टीका लगाती है। निमी गौर से सभी चीज़ें देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ खालीपन सा होता है जिसे कोई देख नहीं पाता है। तभी वहाँ पर रियान आता है। रियान को देख के काव्या जी बोली, रियान बेटा तुम? हाँ आंटी, आज ही इंडिया आया तो सोचा क्यों ना आप सभी से मिल लूँ। पर वैसे भी आज भाई दूज भी है तो अच्छा मौका है, रियान ने कहा। हाँ सही बात है, आज भाई दूज है तो क्या तुम मिता से तिलक लगवाने आए हो? आदि ने मजाक करते हुए कहा। आदि की बात पर मिता उसे गुस्से से घूरते हुए देखती है और बोली, तू कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगा है? नहीं तो तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? आदि ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों फिर से मत लड़ने लगना, राघव जी ने उन्हें रोकते हुए कहा। रियान आके सोफे पर बैठ जाता है और निमी की तरफ देख के बोला, वैसे मेरी कोई बहन नहीं है तो क्या तुम मुझे तिलक लगा सकती हो? रियान ने एक मौली निमी के आगे करते हुए कहा। ये देख निमी बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों की चमक जो गायब थी वो रियान की बात पर वापस आ जाती है, जिसे अंश भी नोटिस कर लेता है। हाँ क्यों नहीं निमी बेटा, रियान को टीका लगाकर मौली बांध दो, दादी जी ने प्यार से कहा। ये सुन के निमी जल्दी से आगे आई और रियान के हाथ से मौली लेके उसे तिलक लगाकर फिर उसे मौली बांध देती है। मौली बंधवाने के बाद रियान बोला, चलो आज से हम भाई बहन हुए तो अब तुम मुझसे लड़ाई मत करना। रियान की बात पे निमी कुछ बोलती इससे पहले ही काव्या जी बोली, तिलक और मौली बंधवा के तो तुमने लड़ाई को लाइसेंस दे दिया है, अब तो लड़ना हक बनता है निमी। भाई बहन में लड़ाई ना हो ये हो ही नहीं सकता है। काव्या जी ये बोल हंसने लगती है। मिता बहुत देर से रियान को देख रही थी क्योंकि आज उन्हें उसे 4 दिन के बाद देखा है। उसे रियान से बहुत सी बात करनी थी और उसे सारी बात भी बतानी थी, लेकिन फिर मिता ये सोच के रुक जाती है कि आज भाई दूज है और सभी लोग आज बहुत खुश भी हैं। मिता इस बात को सोच के आज रियान को कुछ नहीं बताने का फैसला करती है। वहीं आज निमी भी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने पहली बार भाई दूज मनाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़के के साथ वो इतना लड़ते आई है वो उसी को भाई मान लेगी। आज निमी को देख के बोला, तुम्हें कहीं घूमने जाना था ना, तो क्यों ना आज हम सब अपने फार्म हाउस चलें। अंश की बात सुन सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर अंश आगे बोला, वैसे भी अभी कुछ दिन की छुट्टी है तो हम वहाँ रह भी सकते हैं। हाँ भाई ये बेस्ट आइडिया है, आदि खुश होते हुए बोला। ठीक है फिर आप सभी पैकिंग कर लीजिए, हम दोपहर तक निकल जाएंगे। अंश ने ये कहा और अपने रूम की तरफ चला गया। बाहर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। कुछ दिन से सभी बहुत परेशान और दुखी थे। आज उन्हें खुशी का एक मौका मिला है तो कोई उसे नहीं छोड़ना चाहता है। तो कैसे रहेगी इनकी फैमिली ट्रिप ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।